अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। अबू धाबी में आप क्रिकेट के मुकाबले पीएसएल सीजन 6 के बकिया मैचेस का आगाज बड़े जोरों शोर से हुआ, क्योंकि कल जो पहला मुकाबला खेला गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसका फैसला आखिरी बॉल पर हुआ। 145 रन का हदफ सामने था, कोई बहुत बड़ा हदफ नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अबू धाबी में लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। लेकिन आखिरी ओवर में जब 16 रन दरकार थे, उस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने, जिनका एक ओवर बाकी भी था और जो पाकिस्तान के मुस्तनद स्पिनर हैं, उन्होंने वो ओवर नहीं किया, बल्कि अपनी जगह ऑलराउंडर हुसैन तलत को बॉलिंग दी और लास्ट बॉल पे लाहौर कलंदर्स टारगेट चेस करने में कामयाब हो गए। राशिद खान अफगानिस्तान के स्पिनर मैन ऑफ द मैच बने, क्योंकि उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया और क्रूशल आखिरी ओवर में 3 चौके लगा के लाहौर कलंदर्स की फतह में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इस पर बात करेंगे मैच पर। इसके साथ साथ आज जो डबल हेडर खेला जा रहा है, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स और शावर जल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, देखते हैं आज भी लाहौर कलंदर्स का दमादम मस्त कलंदर मार्च जारी रहता है या फिर आज जल्मी का जुल्म चढ़ के बोलेगा, या दूसरी जानब सुल्तान किंग्स पर हावी होते हैं या किंग्स सुल्तान पर फतह हासिल करते हैं। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, कई सारी जिम्मेदारियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अंजाम दी, मैनेजर, कोच, चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड में भी कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, और अब बीटीवी के प्रोग्राम क्रिकेट हंगामा की शान जान हारून रशीद भाई। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो हारून पीएसएल भाई, शुरू हो ये गया नसीम, और बड़े जोर हारून भाई शोर से पहले शुरू हुआ मुझे इन ये दैट बताएं, सेंस। जोरों शोर से तो शुरू हो गया, लेकिन ये आखिरी ओवर में शादाब ने जोर क्यों नहीं लगाया? ये मैं खुद भी बहुत हैरान हुआ इस बात पे। देखिए, 2-3 चीजें हम, आपको याद होगा कि जब फर्स्ट लेग में भी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं एक चीज के ऊपर बहुत स्ट्रेस कर रहा था कि शादाब खान बीइंग अ कैप्टन, एक तो आप देखेंगे कल भी वो बैटिंग करने पहले आ गए, और उसके बाद जब बॉलिंग में, जब रियल सेंस में कैप्टन को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी थी, जब आखिरी ओवर उन्होंने कराना था, तो उन्होंने नहीं कराया। सो यहाँ ये एक इशू मुझे एक जो नजर आता है वो ये है कि देखें, सबसे बड़ी चीज ये कि एक तो क्रिकेट में खास तौर पर गेम को समझने की जरूरत होती है। आप एक तरफ देखें कि राशिद खान 4 ओवर में 9 रन दे रहा है सिर्फ। इसका मतलब यह है कि पिच जो थी ऑन द स्लोअर साइड थी, गेंद थोड़ा सा स्पिन हो रहा था। अब मैं जो इससे पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका था कि देखें, शादाब खान इंजरी से वापस आए हैं, कोई मैच नहीं खेला, कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला। आप मुझे बताएं कि वो टॉप बॉलर भी हैं अपनी टीम के और टॉप ऑर्डर में बैट्समैन बैटिंग भी करने आ जाते हैं। कल वो फिर 4 नंबर पे बैटिंग करने आए। सो मेरे अपने नजदीक इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो थिंक टैंक है, ऑब्वियसली मैं भी उसका बहुत का स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे कैप्टन है शादाब। यंग लड़का है, डेफिनेटली उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, एग्रेशन नजर आता है, बट द थिंग इसकी जब जरूरत थी, आप खुद सोचें कि जो लास्ट ओवर में एक स्पिनर के पास ज्यादा मौका नहीं था ऐसी पिच के ऊपर जहां गेंद थोड़ा सा स्पिन हो जाए, गुगली हो गए, उसको कम से कम हिट तो इतनी आसानी से ना लगती ना। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गेंद हवा में खड़ी हो जाती, कोई टॉप एज होता। सो यहाँ थोड़ा सा मुझे इमेच्योरिटी दिखाई उसने, शादाब ने, कि कल एक बड़ा अच्छा मौका था। 16 रन आसान नहीं होते आखिरी ओवर, और वो भी राशिद खान जो कि ठीक है वो बैटिंग कर लेता है, लेकिन आप नहीं एक्सपेक्ट करते। अब आपने एक ऐसे बॉलर को देखे ना, यहाँ तो आपके पास जिस बॉलर को आपने बुलाया हो वो इस मामले में पहले से बड़ी उसको एक्सपीरियंस हो और ऐसी जगह पे वो डेथ ओवर्स में आगे बॉलिंग कर सकता हो। यानी वो ओकेजनल बॉलर को आपने फौकियत दी, यानी आप खुद रेगुलर बॉलर थे, आपने ओकेजनल बॉलर को जो 6वां और 7वें नंबर का बॉलर होता है अपनी बॉलिंग लाइनअप में, आपने हुसैन तलत को बुलाकर बॉलिंग करा दी। तो वहीं से आप देख लेंगे मैच का कहां से सिलसिला निकल गया, और एक अच्छा मौका था इस्लामाबाद यूनाइटेड को, वो मैच जो है वो हार गए। और भाई, ये पिच की कंडीशन देखने के बाद डिसीजन सही था आपके ख्याल में शादाब का, या फिर चूंकि आप कप्तान भी हैं और फिर कहीं ना कहीं आपको फ्रंट से लीड करने की एग्जाम्पल भी सेट करना पड़ती है और ये बेहतरीन मौका था आपके पास, उस लिहाज से शादाब खान कहीं थोड़े से सहमे हुए या डरे हुए तो नहीं लगे आपको, या फिर कंडीशन ऐसी थी कि उन्होंने हुसैन तलत को सही बॉलिंग दी थी? क्योंकि जब मैच के बाद उन्होंने बात की तो उन्होंने यही बात कही कि आइंदा भी मौका होगा तो मैं यही डिसीजन लूंगा और हुसैन तलत से बॉल कराऊंगा।
देखिए ये तो सब बात की बातें हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं। देखिए मुझे तो बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी नजर आ रही है। शादाब खान आई थिंक अपनी एज से बहुत ज्यादा अपने आप को अभी अभी इतने कुछ अचीव नहीं किया और वो समझने लगे हैं कि अपने आप को बहुत देखिए ना, इससे आप इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगाएं कि वो नंबर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ जाते हैं। जब मर्जी चाहे वो जिस बॉलर को बॉलिंग के लिए बुला दें, वो तो यही कहेंगे ना। वो कैसे अपने डिसीजन को ये कह सकता है कि मैं खुद बॉलिंग करूंगा या मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। एक आपने जब डिसीजन लिया, अगर आप ये कह देते हाँ मुझसे गलती है, तो लोग कहते हैं कि ये आपने गलती क्यों की। मुझे अपने नजदीक थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो मेच्योरिटी का लेवल है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। इस यंग लड़के को बहुत ज्यादा अहम जिम्मेदारियां बहुत वक्त से पहले मिल गई हैं। अभी तक आप मुझे बताएं तो सही कि कहां पर आके आप ये कह सकते हैं कि शादाब खान ने अपने आप को मनवा लिया। कल भी 3 ओवर ऑलरेडी 23 रन तो दे चुके थे। यानी अगर सेकंड अगर देखा जाए तो उसका जो इकोनॉमी रेट है बाकी तमाम बॉलर्स से बहुत ज्यादा ही है। आप उसका एक तो रीजन ये है जो मैंने आपको पहले बताया कि क्रिकेट नहीं पीछे खेली हुई, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली हुई क्योंकि कॉम्पिटिटिव मोड में नहीं आया। तो मैच फिटनेस और मैच में बॉलिंग और मैच में बैटिंग उसी वक्त होती है जब आपने पीछे अच्छे खासे मैचेस खेले हो। तो आप देखें ना, बाकी जितने भी प्लेयर्स थे इसमें कुछ तो पाकिस्तान का हिस्सा थे। अगर आप ले लें आसिफ अली को, ठीक है वो आपने उसको नीचे भेज दिया, लेकिन वो मुसलसल क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था और इससे पहले पूरा सीजन जो है इफ्तिखार खेला हुआ है। और ये वो बैट्समैन है जो कि बेहतर रेगुलर बैट्समैन है ना, मेन बैट्समैन है वो। आप उनको उनके ऊपर फौकियत आप खुद ले लेते हो। वो ऑलराउंडर नहीं है, बॉलर बैट्समैन, वो बैट्समैन है। जी एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं ना। तो आई थिंक यहाँ कहीं ना कहीं इस्लामाबाद की जो टीम मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा असर्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि कैप्टन अगर एक गलत बात भी कह रहा है तो आप उसको मानते चले जाएं। मेरे अपने नजदीक शादाब खान को खुद बॉलिंग करने आना चाहिए था। शादाब के बॉलिंग करने से भी अगर वो हार जाते ना तो कोई इशू ना होता, क्योंकि आप एक रेगुलर बॉलर हो, आपको बॉल अगर मार पड़ गई तो गुड। एक आप नॉन रेगुलर बॉलर से, यानी जो पार्ट टाइम बॉलर है या आपका वो 6th या 7th बॉलर है, उससे ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको रन बचा देगा 16 रन। तो ये यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि शादाब का डिसीजन ठीक नहीं था। अभी इस वक्त टीम में सिलेक्शन हुआ है, वर्ल्ड T20 दिखाई दे रहा है और कोई इस क्रूशल मौके पे जब मैच हार जाते हैं वो हमेशा जरा ज्यादा याद रह जाता है। तो कहीं खौफ का आंसर दिखाई दिया आपको? और फिर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम देखें तो स्पेशलिस्ट की जगह या ऑलराउंडर्स की भरमार थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। ये टीम जरा ऑलराउंडर्स पे ज्यादा फोकस की हुई है। देखिए यूजुअली तो मैं यही देखता हूं कि ज्यादातर कोशिश यही होती है कि जितनी भी टीमें इस वक्त T20 में हैं वो कोशिश ऐसी करती हैं कि जो बॉलर भी अच्छा हो और थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता हो उसको रखते हैं। लेकिन जब आप एक स्पेशलाइज्ड बॉलर को या एक स्पेशलाइज्ड बैट्समैन को खिलाते हैं तो फिर इनको वो प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि हमने भी आसिफ का और इसका जिक्र किया इफ्तिखार का। दूसरी तरफ जो हम बॉलिंग की बात करते हैं, अगर आप प्योरली बॉलिंग की बेसिस पे किसी को खिलाते हो तो उसको खुद टॉप पे बॉलिंग करनी चाहिए, जैसे कि शादाब को करनी चाहिए थी मेरे अपने नजदीक। और देखें ना, कैप्टन तो वही होता है ना कि जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, दूसरे के ऊपर थोड़ी छोड़ता है। अच्छा लीडर वही है जो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। ठीक है, मैं हार जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बॉलिंग करूंगा। और दूसरी चीज आप देखें कि क्या आपने जब मैच को खेलते हुए देखा, आप बॉल बल्ले पे ही नहीं आ रही थी। आप देखेंगे जो 18 ओवर तक यानी 15 ओवर तक सिर्फ 90 रन बने हुए थे, 90 के लगभग लाहौर कलंदर्स के। और उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने इसके इस्लामाबाद यूनाइटेड के, अगर वो आखिर के 5 ओवर्स में फहीम अशरफ हिटे ना लगाता या नीचे से आगे हसन अली हिटे ना लगाता तो 143 पे भी ना पहुंचते ही। वहीं से पता लग रहा था कि बैटिंग इतनी आसान नहीं है, क्योंकि एक तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, पिच के ऊपर बहुत ज्यादा फर्मनेस नहीं होगी, पिच जल्दी रफ हो जाएगी। मे बी थोड़ा सा लेटर स्टेजेस में जाके अगर ड्यू फैक्टर होगा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बॉलर्स को। लेकिन मोर और लेस ये थोड़ी ऐसी होगी कि 150 और 160 रन के दरमियान में जो भी टीम रन करेगी उसके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो मैच को जीत भी ले जाए। तो अरुण भाई, ये जो T20 क्रिकेट में बॉलर्स रो रहे होते हैं कि हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, तो PSL सीजन 6 की जो रिमेनिंग मैचेस हैं अबू धाबी में, वहां पे बॉलर्स के लिए थोड़े ऑप्शन दिखाई दे रहे या थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस होते हुए लग रहे। कल मेरी वसीम अकरम से बात हो रही थी, वसीम अकरम ने भी यही बात कही कि गेंद थोड़ा सा रुक के आ रहा है और यहाँ पर बॉलर्स के लिए मार्जिन मौजूद है। तो फिर थोड़ा सा जो रूटीन क्रिकेट है T20 की,
या कुछ हटकर होगी? बिल्कुल हटकर होगी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि क्योंकि अब देखें ना, अब होगा ये कि 2 से 3 पिचेस इन्होंने तैयार की हुई होंगी, क्योंकि किसी एक पिच पे 2 मैच कराएंगे, किसी पे जैसे आज डबल हेडर है, एक ही पिच के ऊपर दोनों मैचेस हो जाएंगे। सो चांसेस यही हैं कि ये इतनी फर्म नहीं होती। देखिए अबू धाबी में कितनी क्रिकेट होती है, जब क्रिकेट ज्यादा नहीं होती तो आपकी पिचेस टेस्ट नहीं हुई होती। तो जब आपकी पिचेस टेस्ट नहीं हुई कि भाई इसमें कितने रन, पार स्कोर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपने देख लिया कि कल स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल थी। जो आप बिल्कुल ही, अगर आपके बिल्कुल आगे आ जाती थी बॉल, उसको तो हिट मार लेते थे आप, लेकिन जो थोड़ी सी भी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ होती थी या गुड लेंथ स्पॉट पे जब उसको आप ऊंची हिट मारने जाते थे, तो ज्यादातर फील्डर्स के हाथों में गई है। सो ये वो चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि अबू धाबी की जितने भी रिमेनिंग मैचेस अभी बाकी हैं, उसमें लगभग 160 मैं इसको पार स्कोर समझता हूं, कि जो कि एक फाइटिंग स्कोर नहीं बल्कि विनिंग स्कोर भी हो सकता है। हाँ, कोई दूसरी टीम बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर जाए, ड्यू फैक्टर आ जाए सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप देखते हैं अगर पीएसएल को, और इसमें जो टीम खास तौर पर कराची वाले लेग में भी आप देख लें कि सेकंड टाइम जो बैटिंग कर रही थी टीम, वही जीतती चली जा रही थी। सो परसेंटेज ऑफ विनिंग जो है वो बैटिंग सेकंड वाले को है। सो इसलिए चांसेस यही होंगे कि जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो दूसरी टीम को पहले कहेगी कि बैटिंग करें, और वो कोशिश करेंगे इनको लगभग 140 150 के अंदर अंदर आउट करें, तो ताकि बाकी हम चांस लें और उस हद तक पहुंच सके। सो लो स्कोरिंग मैचेस, जैसे कि वसीम अकरम से कल अगर आपने बात की है, क्योंकि वो तो वहां पर मौजूद है ना, हमने तो कल को मैच को देख के मैंने अंदाजा लगाया था कि ये पिच जो है ना, अगर ये इसी किस्म की पिचेस बाकी भी हुई तो 160 170 तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा जो भी टीम कर जाएगी। अरुण भाई, यानी कल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, अगर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और आखिरी 7 गेंद पे 22 रन दरकार हैं, और फिर राशिद जाहिर है वो टेल एंडर्स में ही आते हैं, आप उनसे रन बनवा दें, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड शायद कुछ ओवर कॉन्फिडेंट है या एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिस कर गए। लेकिन अगर दूसरी जानिब कलंदर्स के कैप्टन सुहेल अख्तर को देखते हैं, जो कल उन्होंने 40 रन स्कोर किए और बड़े जबरदस्त 30 गेंदों पे ये रन स्कोर किए थे विद 5 4 एंड 1 6, हाईएस्ट स्कोरर थे कल के मैच में। सेंसिबल क्रिकेट दरकार होगी यहाँ पर, आप आंख बंद करके हिट नहीं लगा सकते अरुण भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए जो सुहेल अख्तर की आप बात कर रहे हैं ना, आप देखें कि वो वाहिद वो, या थोड़ा सा मैं हफीज को देख रहा था कि जिनका स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा था, बाकी सब 100 के अंदर अंदर, क्योंकि स्ट्रोक मेकिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो बीच में आके जब फहीम अशरफ ने कुछ हिटें मारी हैं और हसन अली ने क्योंकि आगे 6-8 बॉलों पे कुछ रन्स किए हैं, बाकी जितने भी बैट्समैन हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है। और देखिए हम जब सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो मैं हैरान हूं कि T20 में कोई भी सुहेल का नाम नहीं लेता। आप देखेंगे अगर उसको थ्रू आउट, अगर आप T20 का अगर परफॉर्मेंस देखें जो कि पीएसएल में उसने किया है, तो आई थिंक वो एक लड़का ऐसा बैट्समैन आपको नजर आता है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर जा रहे हो जो कि हिटे मारना जानते हैं, जो एक सेंसिबल बैट्समैन आपको T20 का एक नजर आ रहा है, और जो रन्स भी कर रहा है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सो मेरे अपने नजदीक मैं तो फील करता हूं कि सुहेल अख्तर को जहन में सोचना चाहिए, जो भी सिलेक्टर्स हैं या जो टीम की थिंक टैंक जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, जिसमें शादाब वाइस कैप्टन है और उधर से बाबर आजम है। सो आई थिंक सुहेल अख्तर का तो चांस बनता नजर आता है मुझे। फखर जमान प्लस मोहम्मद हफीज, जो लाहौर कलंदर्स की बेस अगर हम बैटिंग की कह सकते हैं, तो इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, बैन जंग भी है, उनके लिए बहुत परफॉर्म कर चुके हैं, कल डेविड ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन इतनी ज्यादा डेप्थ कलंदर्स की बैटिंग में दिखाई नहीं दे रही, जैसे दीगर टीमों में पिंच हिटर्स आ जाते हैं 7-8 नंबर तक। लेकिन ऐसे में फखर के रोल को आपने कैसे देखा? 2 चौके लगाए, उसके बाद 12-13 गेंदे डॉट खेल गए, तो किस तरह देख रहे हैं ये? हाँ देखिए फखर, मैं अभी देखें, एक चीज आपको ये देखनी होगी कि ये पहला मैच था। ऑब्वियसली ये लोग थोड़े से वक्फे के बाद दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, एक ऐसी कंडीशन में जहां गर्मी बहुत ज्यादा है, पिच के मुतालिक नहीं पता कि कितनी ट्रू है। कल जब आपने बैटिंग करते हुए देखा तो लग रहा था कि स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं होगी, और फखर जमान जिस किस्म के बैट्समैन है, उनको चाहिए कि बॉल पेस के साथ आए, ताकि उसको फिर पेस के साथ मिलाते हैं अपने बल्ले को और वो रन्स बनाते हैं। कल उन्होंने 2 चौके और एक मार लिए हुए थे, और उसके बाद वो एक ऐसी गेंद थी जो कि बीच में पड़ के थोड़ा सा मैंने देखा कि मूव हुई थी, और गेंद जो है वो उसको थ्रू द लाइन खेल गए और वो बोल्ड हो गए। लेकिन ये पहला मैच था। देखिए आप जो आपने लाहौर कलंदर के लिए बड़ी अच्छी बात की कि उनके पास इतनी ज्यादा नीचे डेप्थ नहीं है,
इसलिए उनके टॉप 5-6 प्लेयर्स को 20 ओवर्स तक जो है ना, उनमें से कोई भी एक बैट्समैन अगर खड़ा हुआ है तो उसको लेके जाना होगा अपनी टीम को, अगर उन्होंने रन ज्यादा बनाने हैं। हफीज ने नीचे से आके 29 रन किए 25 बॉलों पे, विच इज गुड। लेकिन ये ठीक है, पहला मैच था, उनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास बॉलिंग ऐसी है कि जो उनको अच्छे वक्त में विकेटें 1-2 ले जाती है। दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो होगी क्योंकि फहीम अशरफ अनफिट हो गए हैं। उनके वेबिंग में जो अंगूठे के उसके दरमियान जो उसको चोट आ गई है, तो नेक्स्ट वीक में उनके 3 मैचेस हैं। अगर वो एक हफ्ता बाहर होते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट मैचेस वो मिस कर जाएंगे। सो मे बी डेंट उनको भी लगा है। लाहौर कलंदर, मुझे लगता है कि जो आगे मैचेस मुझे नजर आ रहे हैं, इस जीत से और कॉन्फिडेंस होगा। अब राशिद खान कितने अरसे तक उनके लिए अवेलेबल हैं, ये भी देखने वाली चीज है, क्योंकि उसके जाने से इनको बहुत बड़ा डेंट होगा बॉलिंग में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की उसने और वो एक बड़ा एसेट है T20 क्रिकेट में। राशिद खान को तो पता नहीं है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि 2-2 मैचेस के बाद वेस्ट इंडियन खिलाड़ी चले जाएंगे। अगर इसमें हेटमायर की सूरत में बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, जैसे कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो वेस्ट इंडीज के चले जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लेते हैं, तो उनके तो मेन प्लेयर्स अब उन्होंने उठा लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो नुकसान टीमों को हो सकता है। राशिद खान के बारे में अभी तक हारून भाई ऐसी कोई इत्तला नहीं है। हारून भाई, अगर मैं कलंदर्स की बॉलिंग देखता हूं तो उसमें दानियाल ने बड़ी अच्छी गेंदें की, हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी गेंदें की, वेयर इज शाहीन शाह अफरीदी, वो थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव रहे। उन्होंने अपने 4 ओवर्स में इस कंडीशन में अगर शाहीन शाह अफरीदी 37 रन दे रहे हैं, डू यू थिंक थोड़े ज्यादा है ये? जो मुझे एक चीज नजर आई कि शाहीन ने, जो दूसरे बॉलर्स का आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी पेस को वेरी किया, जिसमें स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल। आप देखें जहां भी स्लो डिलीवरी हुई है वहां पर शॉट्स अच्छे नहीं लगे। मैं देख रहा था कि शाहीन जो है वो ज्यादा तेज बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जब आप तेज बॉलिंग कर रहे होते हैं और वो गेंद थोड़ी सी ऑफलाइन हो तो बैट्समैन का सिर्फ बल्ला मिलाना होता है, और अगर उसको गैप मिल जाए तो चौका ही मिलता है उसको। सो शाहीन प्रॉब्ली अपनी कल की परफॉर्मेंस के बाद वो जब अपना रिव्यू करेंगे तो वो देखेंगे कि उनकी जो परसेंटेज बॉलिंग थी वो ज्यादातर फास्ट बॉलिंग थी। वेयर एज जो वेरिएशन, बड़ी अच्छी वेरिएशन करते हैं, उनकी यॉर्कर भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कल जो भी उन्होंने यॉर्क करने की कोशिश की वो ज्यादातर हाफ वॉलीज बन गई, तो इसकी वजह से उनको हिटें पड़ गई। लेकिन ही इज एन एक्सपीरियंस बॉलर, ही कैन मेक अ कम बैक, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन जो अच्छी चीज है, जैसे अहमद दानियाल का आपने जिक्र किया, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और पेस को वेरी किया, जिसकी वजह से उनको विकेट्स भी मिले। और जो भी फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर अपनी पेस को वेरी करेगा, तेज करेगा, कभी स्लो करेगा, अपने यानी बैट्समैन को हमेशा 2 माइंड्स में रखेगा कि यार ये अब तेज कर देगा या स्लो करेगा, तो उसकी वजह से भी बैट्समैन थोड़ा झिझकता है कि यार पता नहीं अगली बॉल कैसी आनी है, तो मैंने इसको किस तरीके से खेलूंगा। सो ये इंटेलिजेंट बॉलिंग थी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। शाहीन अफरीदी वापस आएंगे, कम बैक करेंगे वो। और फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो मोहम्मद वसीम जूनियर की भी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के अपने पेस को वेरी किया, और जिस तरह अहमद दानियाल एक यंगस्टर है, अभी ज्यादा इतने लोग नहीं जानते, इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर ठीक है टीम का हिस्सा थे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टूर पे, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला। तो वसीम भी बड़े इम्पैक्टफुल बॉलर दिखाई दिया अरुण भाई। बड़े अच्छी मुझे अप्रोच नजर आ रही है उसकी, और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन ऑब्वियसली देखें, होता यह है कि अभी तो क्रिकेट उन्होंने खेलनी शुरू की है ना, तो अभी तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। जितनी ज्यादा ये बॉलिंग करेंगे, अभी तो इनके सामने जब अच्छे बैट्समैन आएंगे, जब वो इम्प्रोवाइज करेंगे कि उधर से जाके उन्होंने लेग पे हिट मार दी, जगह बना के कवर के ऊपर से हिट मार दी, या उन्होंने फुल टॉस बना के हिट मार दी, तो वो वहां पर रियल सेंस में इनका पता लगेगा। क्योंकि अभी तो ये अपने रूटीन में आगे बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी यंग हैं, आगे तेज बॉलिंग भी करते हैं और विकेट्स भी उनको मिल रहे हैं। लेकिन जहां पर अच्छी कंडीशंस मिलती हैं किसी भी अच्छे बैट्समैन को, तो चाहे सामने जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो, उसको हिटें लगती हैं। वहां उसका इम्तिहान होता है कि अपने आप को कैसे बचाता है। अभी ये सीखने के प्रोसेस में अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि आगे अच्छा करेगा आगे जाकर। बिल्कुल पोटेंशियल अच्छा है अरुण भाई। बैटिंग में भी उसने जो 10 रन स्कोर किए थे बड़े क्रूशल थे, एक चौका एक छक्का लगाया था, तो बड़े काम के वो रन थे। खैर, इंपॉर्टेंट मैच जीतने में कामयाब हुए लाहौर कलंदर्स, और एक ऐसी बारी जीतने में कामयाब हुए कि जो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम हो चुकी थी। तो रैम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आज जो डबल हेडर्स खेले जा रहे हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, देन पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, सुल्तान्स वर्सेस किंग्स, पहले बात करेंगे ब्रेक के बाद।
क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डबल हेडर्स, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की बात कर लेते हैं तो फिर ओपनिंग डिपार्टमेंट दोनों का अगर हम देखते हैं तो फिर इस वक्त जो पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर दिखाई दे रहे हैं वो एक रिजवान मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, दूसरे बाबर आजम कराची किंग्स से खेल रहे हैं। लेकिन कराची किंग्स से ही शर्जील खान भी खेल रहे हैं कि जो कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, और जिनके बारे में हारून भाई ने बहुत बात की थी। हारून भाई, मुकाबला आ गया है जिसके बारे में आपने बहुत बातें की थी, रिजवान वर्सेस शर्जील एंड बाबर। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें देखें, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अगर हम ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुल्तान सुल्तान के लिए तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेबल में बहुत नीचे हैं, उनको ये मैच जीतने की बहुत जरूरत है। दूसरा, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ओपनिंग स्लॉट में किसकी जगह बनती है, किसकी जगह नहीं बनती, तो आई थिंक शर्जील को अब ये प्रूफ देखे ना, ठीक है पाकिस्तान टीम से वो नहीं खेले, उनको ओपन नहीं करवाया, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने बताना है कि उनकी फॉर्म वापस आ रही है, और वो वही एक्सप्लोसिव बैट्समैन है जो कि कम बॉलों पे ज्यादा रन बनाते हैं और एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। मुझे तो ये यकीन है कि बाबर और वही ओपन करेंगे, और उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो रिजवान ओपन करेंगे, और उनके पास वेस्ट इंडीज के एक दो अच्छे प्लेयर्स मौजूद है, हेटमेयर इनके पास है, शान मसूद इनके पास है, रायल रूसो इनके पास है। सो इनके लिए है तो मुश्किल काम, बॉलिंग इनकी बुरी नहीं है मुल्तान सुल्तान की, लेकिन कराची किंग्स भी मैं देखता हूं कि काफी फॉर्मिडेबल टीम है, और वो क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे ऊपर है, उनके लिए मैच जीत के वो और ऊपर जा सकते हैं। सो जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि वो जो 4 टीमें ऊपर टॉप में हैं, उनका बहुत ज्यादा इम्कान है कि वही ऊपर 4 वो टीमें रहेंगी। इन दोनों टीमों को जो नीचे, इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान जो आज खेलेगी, कोयटा ग्लैडिएटर्स तो आज नहीं खेलेगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस मैच को वो अच्छे अंदाज में फिनिश करे। रिजवान कैप्टन है, रिजवान पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस मैच को जीतने की कोशिश करें। जॉनसन चार्ल्स की खिदमात भी मुल्तान सुल्तान को हासिल है, तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप फिर मुल्तान सुल्तान में खुशदिल शाह और कई ऐसे बैट्समैन शामिल हैं कि जो बहुत मैच का नक्शा भी बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन कराची किंग्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मार्टिन गप्टिल वो भी इस टीम के अंदर शामिल है, लेकिन वसीम अकरम का कहना यह है कि मार्टिन गप्टिल के साथ एज ए ओपनर नहीं जाना। हालांकि न्यूजीलैंड के बड़े मुस्तनद ओपनर है, बड़े डेंजरस ओपनर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने ही ओपनर्स के साथ जाऊंगा, जिसमें शर्जील और बाबर हैं। देखिए, उसकी वजह मुझे तो ये नजर आती है कि क्योंकि गप्टिल जो है, आपको याद होगा, ठीक है वो ओपन तो करते हैं न्यूजीलैंड से, लेकिन वो नंबर 3 पे भी बैटिंग करते हैं। आई थिंक अगर एज ए होल देखें तो एक बैटिंग पैकेज को देखते हुए मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है मुझे इसकी कराची किंग्स की, क्योंकि बाबर आजम आपको पता है कि वो T20 में बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं। फिर अगर गप्टिल विकेट पे खड़े हो गए तो आज रियल सेंस में पता लगेगा कि इस पिच पे कितने रन्स ये टीम, जिनकी जो जब बैटिंग पावर हाउस है, जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, कि वो इन पिचेस के ऊपर आगे किस तरीके से बैटिंग करते हैं। तो आज का मैच इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत का हामिल है, ये देखने के लिए कि क्या पिचेस जिस किस्म की बनी हुई है अबू धाबी में, ऐसे स्ट्रोक मेकर्स के लिए साजगार हैं या नहीं है, जैसे कि कराची किंग्स में और हमें मुल्तान सुल्तान में नजर आएंगे। क्योंकि हेटमेयर जो है वो बहुत जोर जोर से हिटें मारता है। खुशदिल शाह का भी आपको पता है, अगर वो खेला तो वो भी बड़ी अच्छी ग्राउंड को पार करने वाली हिटें मारता है। इसी तरह कराची किंग्स में भी जितने बैट्समैन मौजूद हैं वो सारे के सारे बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। सो इंटरेस्टिंग बैटल है। जहां तक आपने कॉम्बिनेशन की बात की, बैटिंग कॉम्बिनेशन की, ऑब्वियसली हर टीम का अपना स्वाबदीद होता है, और अगर वसीम अकरम ये बात कह रहे हैं कि वो अपने ही ओपनर्स के साथ जाएंगे, तो मे बी उनके ज़हन में कहीं ना कहीं ये हो कि ये इन्हीं प्लेयर्स ने आगे जाके पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो वो उसी जगह के ऊपर बैटिंग करें। वो क्यों किसी और बैट्समैन को कहें कि वो स्लॉट पे आए जहां पर आपका अपना एक कंटेंडर ऐसा है जिसने जाके पाकिस्तान के लिए खेलना है। अरुण भाई, मोहम्मद आमिर तवज्जो का मरकज होंगे मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जब वो बॉलिंग के लिए उतरेंगे। एक कहीं ना कहीं कुछ एक सपोर्ट आमिर के साथ मौजूद है, खासकर आपकी सपोर्ट तो बहुत ही मौजूद है। नहीं, मेरी सपोर्ट के साथ साथ क्या पक्का सारे वो लोग देखिए, जो अच्छा क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, हर बंदा उसको सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ जो एक और अच्छी चीज ये है कि कराची किंग्स का कैप्टन बाबर पाकिस्तान टीम का कैप्टन है,
तो जब वो उनके सामने खेल रहा होगा और उनकी परफॉर्मेंसेस को जज कर रहा होगा, और अगर वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, अगर मोहम्मद आमिर, जो कि वो केपेबल है, तो आप मुझे ये बताएं कि एज कैप्टन क्या उसका दिल नहीं करेगा कि मेरी टीम में एक ऐसा एक्सपीरियंस बॉलर मौजूद हो, मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूं, तो इररिस्पेक्टिव जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हम किस तरीके से दूर करेंगे। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले हिंट दिया था वसीम खान ने भी अपने किसी एक इंटरव्यू में कि हम बाबर के साथ और उसके आमिर के साथ जो है वो बातचीत करने के उसमें है। लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा, और मैं उसको आमिर को एडवाइस भी करूंगा कि थोड़ा सा अपने टोन को हल्का करें। देखें, आप अभी टीम में वापस आए हैं, आपको पता है कितनी मुश्किलों से आप वापस आए हैं, आपके ऊपर जो वो दाग लगा था उसको आपने धो दिया, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से असर्टिव वे में आएंगे तो लोग आपको ये याद दिला सकते हैं कि देखें, इनफैक्ट आपको पाकिस्तान में वापस लाने के लिए आपकी बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज भी किया गया। अब पाकिस्तान को अगर आपकी जरूरत है तो जिस भी माहौल में आपको क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, आप पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो ये मेरे नजदीक सिर्फ मेरी एडवाइस होगी आमिर को कि इस वक्त और बाकी चीजें छोड़ दे कि कौन सी टीम मैनेजमेंट है कौन नहीं है, क्रिकेट की तरफ फोकस करे। अच्छा कर रहा है, टीम में उसको बुलाते हैं, आपस में पैचअप हो जाता है, पाकिस्तान के लिए फायदा है। हारून भाई, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं जो आपने बात कही कि जिस भी माहौल में, यानी कि जैसा भी माहौल हो, अगर आपकी टीम मैनेजमेंट सीनियर्स को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं हो रही है, ऐसे में सीनियर्स को अगर रेस्पेक्ट ही नहीं मिल रही होगी, तो आपके ख्याल में उस माहौल में कंटिन्यू करना चाहिए। आमिर के कोई सींग तो नहीं निकले हुए, ना आमिर कोई पागल है, या शुएब मलिक पागल है, या वहाब रियाज पागल है। जी देखिए, इस वक्त तो मसला ये है कि टीम मैनेजमेंट ने तो नहीं कहा ना कि आमिर को निकल जाओ, आमिर ने तो खुद कहा है। आमिर कह रहा है ना टीम का माहौल खराब है। मुझे ये बताएंगे जो बाकी लड़के टीम के उस माहौल में खेल रहे हैं, तो क्या उनके लिए माहौल वो नहीं है? शुएब मलिक और जहां तक आप वहाब रियाज की बात कर रहे हैं, उनको तो सिलेक्ट ही नहीं किया ना। कंटेंशन तो इस वक्त आमिर की है, क्योंकि आमिर एक वो प्लेयर है जो कि आपकी टीम में आके आपको एक बड़ा अच्छा इंपोर्टेंस दे सकता है। जो वहाब रियाज और शुएब मलिक की आप बात कर रहे हैं, हाँ हारून भाई, वहाब रियाज शुएब मलिक के साथ आमिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ है, इसकी भी सिलेक्शन नहीं हुई है इंग्लैंड और आमिर। नहीं, आप गलत कह रहे। आमिर ने तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया। आमिर ने तो कहा है कि मैं खेलूंगा ही नहीं इस टीम मैनेजमेंट के साथ। इस टीम मलिक ने और वहाब ने ये नहीं, आमिर का कहना है, तो वही तो आमिर का कहना है तो आप, मैं इस टीम मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूंगा, लेकिन रंग ये दे दिया गया कि आमिर ने रिटायरमेंट ले ली है, उसको रिटायरमेंट का रंग दिया जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। आप अगर यही टीम मैनेजमेंट है तो आप मेरी रिटायरमेंट समझे, आप मुझे कंसीडर ना करें। कहने का मकसद है टीम मैनेजमेंट को लेकर भी बैठना चाहिए ना, बड़ों को कुछ लेके तो बैठे, पूछे तो सही कि भाई मामला क्या है, बताओ तो सही। मैं यही तो मैं आपको बात कर रहा था। आपको याद होगा कि जब ये इशू हुआ था तो हमने सबसे पहले यही कहा था कि जितने भी बड़े हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, ये चीजें आपकी अफाम और तफहीम से हल होती हैं, आप उसको बुलाएं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप पब्लिक में आके आपने जाना उसी ड्रेसिंग, देखे ना, अल्टीमेटली आप उसी ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे ना जहां कल आप एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे। आज यूनुस खान और वकार यूनुस एक ही ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए, जो कि एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे जब वो हेड कोच था, वो था। तो अल्टीमेटली हफीज भी अगर किसी को बुरा भला कह के उसी ड्रेसिंग रूम में बैठेगा ना। हफीज ने भी एतराज किया हुआ है, आपको याद होगा, आमिर के ऊपर और बाकी उन प्लेयर्स के ऊपर जो टेंटेड, जो बकौल उनके वो कहते हैं। सो ये इश्यूज यहां आकर उस टीम मैनेजमेंट का रोल होता है कि वो आगे किस तरीके से उनको पैसिफाई करते हैं, उनको करते हैं। देखिए, मेरे अपने नजदीक अगर आमिर बीइंग थोड़ा सा अगर वो अग्रीव्ड है, तो किसी ने तो जाकर उससे बात करनी है ना। वो ऐसा प्लेयर तो नहीं है। अब ये कह देना कि उसने टेस्ट क्रिकेट अगर छोड़ दिया, सिर्फ T20 के लिए वो खेलना चाह रहा है, तो ये हमें टेस्ट क्रिकेट में जो इसकी जरूरत थी वो हमें अब नहीं मिल रही, तो हम इसको बाकी वर्जन में भी नहीं खिलाएंगे, ये गलत है। आप उससे पूछें क्या रीजन है। मुझे इंजमाम जब चीफ सिलेक्टर थे, वो भी मुझे कह रहे थे कि मुझे आके कहता है यही कि मेरी बॉडी इसका भी तैयार नहीं है, मैं अभी तो 5 साल के बाद वापस आया हूं, मेरी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, मुझे टेस्ट क्रिकेट से आप थोड़ा सा ना रेस्ट दे दिया करें। मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं, मैं ये शॉर्टर वर्जन में खिलाएं। सो एक बंदा प्लेयर आपको आगे खुद कह रहा है चीफ सिलेक्टर को, तो मुझे वो मतलब ऐसी बातों में मुझे बताया करते थे कि यार ये इस तरह मतलब आमिर की वो आ रही है, तो वो हो सकता है कुछ ऐसे में जाके कह दे कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, और अल्टीमेटली वही हुआ। उसने कहा होगा जाके कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा और मैं टेस्ट क्रिकेट से अलग हो रहा हूं, मैं T20 और वो खेलूंगा वनडे। अरुण भाई, बस अब क्योंकि 6 बजे मैच का भी आगाज होना है, तो
जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमारे पास बहुत चंद मिनट रह गए, एक 3-4 मिनट की डिस्कशन हमारी पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। वहाब रियाज खेल रहे हैं और उसके साथ शुएब मलिक भी खेल रहे हैं। तो ये दो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को ये एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि अभी हमारी क्रिकेट खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल जी, देखिए दोनों बड़े अच्छा, ये मैच बहुत अच्छा होगा लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का। और जैसे कि आपने कहा कि दोनों प्लेयर तो ऑल आउट जाएंगे, क्योंकि वो तो हर किस्म से कोशिश करेंगे कि हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस दिखाएं कि लोग बातें करना शुरू कर दें कि ये देखें जी इनके साथ ज्यादती हुई, ये इतनी अच्छी फॉर्म में है। शुएब मलिक ने ये मैच जिता दिया, वहाब रियाज ने बड़ी 4 ओवर में 3 आउट कर दिए, 4 आउट कर दिए, रन कम दिए और बीच में आगे हिटे भी मार देता है वो वहाब रियाज। लेकिन इस पीएसएल के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों टीमें ऊपर टॉप 4 में है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। लाहौर कलंदर कल एक अच्छा मैच जीती है, आज उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, वो कोशिश करेंगे ये मैच भी जीतने की। लेकिन शुएब मलिक और वहाब का जैसे आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पर वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अपना 110% देके और इसको अपनी टीम को जिताने में एक अहम किरदार अदा करें और सिलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को बताएं कि देखें जी हम भी यहाँ पर मौजूद है, अब हमें इग्नोर नहीं कर सकते। अरुण भाई, हैदर अली एंड इमामुल हक ये भी पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। हैदर अली से जो एक्सपेक्टेशन है उस जानिब जाने के लिए उनके पास ये एक मौका फिर है कि आप अपने आप को प्रूव करें यहाँ पर कि आप थोड़ी अपनी बारी को लेके चल सकते हैं। और फिर इट्स परफेक्ट कंडीशन फॉर इमामुल हक, वो जिस तरीके की बैटिंग करते हैं अपनी बारी को लेकर चलते हैं, इमाम अच्छी चॉइस हो सकते हैं। देखिए यहाँ ये जो चीज आपने की ना, यहाँ क्या देखिए डिफरेंस क्या होगा कि क्या यहाँ पर हैदर अली ओपन करेंगे या नंबर 3 आएंगे, क्योंकि वो वहां तो पाकिस्तान टीम में नंबर 6 जा रहे हैं। सो यहाँ ये देखना हो कि पेशावर ज़ल्मी तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी कि ये हमारा हैदर अली जो है वो हमें कौन से नंबर पे फिट इन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो उसको ओपन भेजना चाहेंगे, क्योंकि वो है ही बेसिकली ओपनिंग बैट्समैन, या नंबर 3 भेजना चाहेंगे। इमामुल हक इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्ट्राइक रेट इस पिच को देखते हुए तो मुझे लगता है कि स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा होने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। अगर तो पिच बहुत ही अच्छी बन गई हुई है, बड़ी फ्लैट है और बाउंस भी अच्छा है, और तो उसमें तो हिट लग सकती है। सो इमामुल हक के लिए भी और हैदर अली के लिए भी, क्योंकि देखें ये जो ठीक है हैदर अली सिलेक्ट तो हो गए हैं टीम में, वो टीम में है, वो चले जाएंगे इंग्लैंड वगैरह। लेकिन अगर यहाँ परफॉर्मेंस में उनकी डेंट आया या उनकी फॉर्म खराब हुई और आगे की जाके इंग्लैंड और उसकी वेस्ट इंडीज में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तो फिर टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा ना। वहां पर इमामुल हक जैसे प्लेयर्स अगर वो यहाँ आके अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, या इसी तरह जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो इस वक्त नजरों में लगाए हुए हैं कि जी हमें अच्छा करना है, जैसे शर्जील खान है या फॉर दैट मैटर शुएब मलिक का आपने जिक्र किया, तो स्लॉट्स तो 3-4 आपको नजर आ रही हैं कि किसको ग्रैब करने के लिए। सो ऐसे वो तमाम प्लेयर्स जो उनको नजर आ रहा है कि हम टीम में आ सकते हैं, वो भरपूर अंदाज में बाकी मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब, क्योंकि अब से चंद मिनट के बाद डबल हेडर जो आज खेला जाएगा उसका पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कराची किंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अरुण भाई ने बात कही है कि ये पीएसएल की जो रिमेनिंग मैचेस हैं, ये पाकिस्तान का वो जो एक हमने अपना दस्ता भेजना है, वो जो हमने तय करना है कि हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। वसीम अकरम ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हमें ये नहीं पता हमारे पहले 6 बैट्समैन कौन से हैं। तो ये पीएसएल के मैचेस कहीं ना कहीं उसका तयन करने में मददगार साबित होंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल शाम को 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के डबल हेडर्स का क्या रिजल्ट हुआ उस पर भी बात होगी, और कल जो कोयटा ग्लैडिएटर्स काय कोयटा का मैच है उस पर भी बात करेंगे। इजाजत, एक मरतबा फिर मिल रहे हैं कल अल्लाह के बाद।